देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं नगमा और आज हम लोग बात करेंगे कश्मीर की, कश्मीर घाटी की। कश्मीर घाटी में पिछले कुछ वक्त से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आज भी महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, हालात संभालने की कोशिश में, और कई तरह की कोशिशें हो रही हैं, बल्कि कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी पहल होनी चाहिए कि वहाँ पर जिस तरह के हालात हैं वो काबू में आए। इस बीच कश्मीर से कई तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। आपने और ये सारी तस्वीरें, आजकल की खासियत ये है कि सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पे होती हैं और वायरल हो जाती हैं। तो सीआरपीएफ के जवानों के साथ लोगों की बदसलूकी की तस्वीर भी आपने देखी, लेकिन इस बीच में एक और तस्वीर आई जब एक आम आदमी को सेना के एक अफसर ने अपनी जीप के आगे बांधा था और उन्हें ले जा रहे थे ताकि जो पत्थर चला रहे थे, जो वहाँ पे हालात थे, उसको काबू किया जा सके। तस्वीर जब वायरल हो गई तो इसको लेकर तमाम तरह की बातें हुई और मेरे साथ इस वक्त एक पैनल मौजूद है यहाँ पे, लेकिन उसके साथ साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं चंडीगढ़ से, लेफ्टिनेंट जनरल एचएस पनाग, जिन्होंने इस तस्वीर को लेकर एक ट्वीट किया। और जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो तस्वीर है ये आर्मी की छवि को बिगाड़ती है। अंग्रेजी में ट्वीट उनका था, मैं उसका तर्जुमा आपको बता रही हूँ। और उसके बाद जो है जनरल पनाग को ट्विटर पे बहुत बुरा भला कहा गया, लेकिन जनरल पनाग ने भी हार नहीं मानी और उन्होंने एक एक ट्वीट का जवाब दिया। तो यहाँ पर मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं, मैं आपको उनसे पहले मिलवा दूँ। ललित अंबरदार हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान, फॉर्मर डेप्यूटी चीफ ऑफ द आर्मी, और कमर आगा, जो कश्मीर को बहुत करीब से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और जिस तस्वीर की हमने बात की और जिस वजह से लेफ्टिनेंट जनरल पनाग आप खबरों में रहे ट्विटर पे, वो पूछना चाहूँगी कि आपने जो कहा वो क्यों कहा, और आपने कहा कि ये जो तस्वीर है वो सेना की छवि को या सेना को हमेशा के लिए परिभाषित करेगी, इट विल बिकम द डिफाइनिंग इमेज ऑफ द इंडियन आर्मी। तो किस तरह इस तस्वीर ने भारतीय सेना की छवि को बदला है? हमने नॉर्थ ईस्ट में, उसके बाद पंजाब में, उसके बाद कश्मीर में काउंटर इंसर्जेंसी को कंटेन किया है। दुनिया में हमारी सेना काउंटर इंसर्जेंसी कैंपेन्स के अंदर सबसे सर्वोत्तम है। हमने हर इंसर्जेंसी को कंटेन किया है जहां बाकी देशों की हार हुई है, और हमारी सेना ने हमेशा इस काम को कामयाबी के साथ किया है। और ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि हमने हमेशा अपने देश के कानून के दायरे के अंदर काम किया है, और जो इंटरनेशनल लॉज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जिनीवा कन्वेंशन नंबर 4 है, उसके तहत काम किया। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग्स हैं, जिन्होंने आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को एम्पलीफाई किया, उसके अंदर काम किया। और हमने हमेशा पीपल फ्रेंडली, यानी हमारे जो जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उनमें लोगों का ज्यादा ध्यान रखा जाता है। हम कामयाबी चाहते हैं, लेकिन लोगों को नुकसान पहुंचाकर नहीं। और जो हमारी छवि है वो टेररिस्ट से अलग है। टेररिस्ट कोई रूल नहीं मानते, कोई रेगुलेशन नहीं मानते, कोई लॉ नहीं मानते, उनके अपने रूल होते हैं। और सेना की जो छवि है वो टेररिस्ट के बराबर नहीं पहुंच सकती, नहीं जा सकती। और जिस सेना ने टेररिस्ट के जैसे काम किया है वो सेना की हमेशा हार होती है, और हमारी सेना की हमेशा जीत रही है और जीत होती रहेगी। और ये छवि एक बहुत डिस्टर्बिंग छवि है, क्योंकि ये भारतीय सेना ऐसी नहीं है। अब जो लोग इस छवि को देखेंगे, जो टेररिस्ट के साथ प्रोपेगेंडा करेंगे, जो इंटरनेशनल लोग इसको देखेंगे, वो ये समझेंगे कि ये भारतीय सेना ये कर रही है। तो आप कह रहे हैं इस वजह से मैंने इस छवि को लेकर ये ट्वीट किया। तो आप कह रहे हैं कि भारतीय सेना की छवि जो है वो यही बन जाएगी, ये एक डिफाइनिंग सा इमेज है भारतीय सेना की। अब भारतीय सेना ऐसी हो गई है। पर उसके बाद जनरल पनाग ये भी हुआ कि भारतीय सेना की छवि ये नहीं है, लेकिन जो सामने आया है इस वीडियो के जरिए, उससे ये हमारी छवि बन सकती है। जी। तो और एक बात कि उसके बाद कई तरह की कहानी वर्जन्स आए। अब हमें नहीं पता कितना सच कितना गलत, बस बहुत सारी बातें जो वहां से सामने आई। कहा गया कि इसका एक कॉन्टेक्स्ट था, वो अब हम सब जान रहे हैं। कहा गया कि वहां पर जो हालात थे, जिस तरह से पत्थरबाजी हो रही थी, वहां से आर्मी की कॉन्वॉय को गुजरना था, तो जो भी अफसर वहां थे उनके हिसाब से ये सबसे अच्छा तरीका था कि खून खराबे से बचा जाए और वहां से निकलें, क्योंकि पब्लिक जिस तरह वहां पर बर्ताव कर रही थी वहां कोई और रास्ता नहीं था। तो क्या आपको लगता है कि ये क्विक थिंकिंग है, थिंकिंग ऑन द ये एक तरह से अक्लमंदी थी कि खून खराबा ना हो, चूंकि हालात बदले हैं इसलिए शायद इस तरह की नई जो तरीके हैं वो अपनाने पड़ रहे हैं? ऐसे बहुत से हालात सेना के सामने आ चुके हैं। तो अगर
अगर हम ये अप्रोच कहेंगे कि हर बार हम एक यूनिक अप्रोच करेंगे और एक होस्टेज लेंगे, उसको ह्यूमन शील्ड बनाएंगे और उसके जरिए कैजुअलिटीज को बचाएंगे, तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर कल एक जगह पर टेररिस्ट छुपे हुए हैं तो क्यों ना हम उनके आगे ह्यूमन शील्ड लेकर चले और उनको जाके कैप्चर कर लें। क्या कभी सेना ऐसे कर सकती है? मेरे हिसाब से कभी नहीं कर सकती। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो कमांडमेंट्स दिए हुए हैं उसमें कहा हुआ है कि ऑपरेशनल नाकामयाबी हम सहन कर लेंगे जी। लेकिन ह्यूमन राइट्स को वायलेट नहीं करेंगे। अगर मैं नदन आर्मी कमांडर होता तो मैं ये कार्रवाई करता कि मैं सुओ मोटो एक स्टेटमेंट देता कि ये एक हालात थे जिसमें कि हमारा को मेन मुद्दा था कि हम कैजुअलिटीज को बचाएं और बचाने का कोई और जरिया नहीं था, इसलिए ये यूनिक टैक्टिक्स, ये खास टैक्टिक्स अपनाए गए। ये हिंदुस्तान हमारी आर्मी की पॉलिसी नहीं है और ऐसा कभी दोबारा हम नहीं करेंगे। हम इस मामले को इन्वेस्टिगेट करेंगे और फिर इसकी तह तक पहुंचेंगे, लेकिन ये हमारी फौज की टैक्टिक्स नहीं है और हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। तो ये सुओ मोटो स्टेटमेंट 9 तारीख को ही आ जानी चाहिए थी, लेकिन आज 14 दिन हो गए हैं, अभी तक फौज की तरफ से और ना ही डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है। नियम सामान्य स्थिति को कंट्रोल करने के लिए बनाए जाते हैं। हर नियम में लचक होती है। फौज में हमें सिखाया जाता है कि आपकी निगाह हमेशा उद्देश्य पर होनी चाहिए, तरीके पर नहीं। अब जो मेजर साहब के सामने हमारा इंप्रेशन सिर्फ सोशल मीडिया को देख के बनता है, वो सही है या गलत ये कहना बड़ा मुश्किल है। कुछ सही होते हैं, कुछ गलत भी होते हैं, लेकिन जो हमने देखा है, उनके पास एक डिस्ट्रेस कॉल आई पोलिंग बूथ से, जहां पर आईटीबीपी के जवान, जे&के पुलिस के जवान और पोलिंग स्टाफ को घेरा हुआ था। करीब 700 लोगों ने जी पत्थर मारने के लिए तैयार थे। क्या ऑप्शन थे उनके पास? ऑप्शन 1 के कहे हुए मेरे काबू में नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये तो ऑप्शन एग्जामिन भी नहीं होनी चाहिए, कोर्ट मार्शल हो जाता उनका भी। दूसरी ऑप्शन, वो अपने हथियारों का इस्तेमाल करके क्राउड के अंदर बाई फोर्स जाते और उनको रेस्क्यू करते, उसमें फायरिंग होती, कैजुअलिटीज होती, लोग मरते भी, लोग जख्मी भी होते हैं। तीसरी ऑप्शन जो उन्होंने इस्तेमाल की, उन्होंने उद्देश्य हासिल किया है। नुकसान किसका हुआ है? एक आदमी, हम कहते हैं ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई है, शायद नजरिए की बात है, लेकिन मैं समझता हूं उन्होंने उद्देश्य को हासिल करने के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया है और कोई चारा नहीं था। इससे आगे बढ़े अगर हम इस सवाल से और ये देखें कि अब जो है वो आतंकवादी और जो पब्लिक, आम पब्लिक है, आपने भी कहा एक जगह कि उसके बीच में जो रेखा है, जो लाइन है, जो डिवाइडिंग लाइन है, वो धुंधली होती जा रही है। तो जो हिंदुस्तान के बाकी इलाके हैं उनमें लोग जिस तरह से पत्थरबाजों को देख रहे हैं तो वो मानते हैं कि भाई वो अनलॉफुल काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ गुस्सा है, अस वर्सेस देम वाला मामला हो जाता है। तो इस तरह की जो इंसर्जेंसी है वो पहले इतनी नहीं थी कि स्कूल के बच्चे, कुछ दिनों पहले एक इमेज आया कि पहले कॉलेज के लोग तो पत्थर उठा ही रहे थे और ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान उसको फंड कर रहा है, या हम ये कहें कि रेडिकलाइजेशन बहुत हुआ है, पर अब स्कूल के बच्चे भी पत्थर उठा रहे हैं। 1990-91 में जब सेना निकलती थी श्रीनगर वगैरह में कार्रवाई करने के लिए, तो औरतें और बच्चे आकर सड़कों पर लेट जाते थे और सेना को आगे नहीं बढ़ने देते थे। हमने उस स्थिति के साथ भी मतलब डील किया है और उसके ऊपर काबू पाया है, लेकिन हमने कभी भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं की। अगर हुई है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। अब जब भी हम काउंटर इंसर्जेंसी कैंपेन लड़ते हैं तो उसके 2 पहलू होते हैं। एक पहलू होता है पॉलिटिकल एम है कि हमने लोगों का मन जीतना है, लोगों के दिल जीतने हैं और उनको अपनी तरफ करना है और वहां पर डेमोक्रेसी लानी है और डेवलपमेंट करनी है। और दूसरी होती है मिलिट्री स्ट्रैटेजी, जिसके तहत हमने टेररिस्ट को खत्म करना है ताकि टेररिस्ट जो है लोगों के ऊपर दबाव ना बना सके। जो टेररिस्ट हैं वो भी यही स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। वो एक पॉलिटिकल बैटल में वो लोगों के ऊपर हावी होना चाहते हैं ताकि लोग उनकी तरफ हो जाएं, और मिलिट्री बैटल में वो हमारे को एंगेज करना चाहते हैं ताकि लोगों को दिखा सकें कि हम सेना की बराबरी करते हैं। वो जीत नहीं सकते लेकिन वो लगे रहते हैं। तो अभी क्या हुआ है कि हालांकि ये जो लड़ाई है ये ऊपर नीचे होती रही है, लेकिन अभी जो हालात हैं उसके मुताबिक ये सामने आ रहा है कि हालांकि इलेक्शन हुए हैं, वहां की गवर्नमेंट्स बनी हैं, लेकिन जो उन्होंने लोगों का
मन जीतने थे, हार्ट्स और माइंड्स की जो बैटल है वो नहीं जीत सके हैं जी। लोग अभी टेररिस्ट की तरफ है। ऐसी जो सरकार है जो पहले इस तरह के सेपरेटिस्ट को छोड़ने की वकालत करती थी, अब वो सरकार में है और यहाँ पे डायलॉग प्रोसेस जो है वो खत्म होता है, तो लोगों का जो भरोसा है वो कम होता जा रहा है सरकार पे, या सरकार की तरफ से एक वैक्यूम है। आप वहां से हालात आपने वहां देखा है, तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो फासला बढ़ा है वो किस लिए है? देखिए, फासला काफ़ी वक्त से बढ़ता चला जा रहा है और अब तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही गैप हो गया है। और ये समय जो गवर्नमेंट है, महबूबा मुफ्ती ख़ासतौर से अगर वैली की बात की जाए तो वहाँ पे वो उनकी लीडरशिप जो प्रोवाइड करनी थी वो नहीं कर पाई। देखिए नगमा, हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी है उसमें लीडरशिप का बहुत रोल होता है, क्रिस्मेटिक भी होनी चाहिए, लोग चाहते हैं उससे बराबर डायलॉग भी उससे होते रहना चाहिए और उनकी समस्याओं को एड्रेस करते रहे। तो कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती उसको नहीं एड्रेस कर पाई। दूसरी एक चीज़ ये भी हुई, मुफ्ती साहब के मरने के बाद जो 6 महीना गवर्नमेंट नहीं बनी उनमें हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए और बिगड़ते ही चले जा रहे हैं। तब से ये चीफ मिनिस्टर तो ज़रूर बन गई लेकिन ये कंट्रोल करने में असफल। लेकिन उससे पहले अब्दुल्ला साहब की जो गवर्नमेंट थी वो भी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाई थी, हालात उस वक्त से बिगड़ने लगे थे और वो लगातार मुश्किल ये इस वक्त पॉलिटिकल वैक्यूम है बिल्कुल, वहाँ पे कोई लीडरशिप नहीं है वैली के अंदर। और वैली के अंदर लीडरशिप न होने की वजह से, प्रोवाइड करने की वजह से एक सेक्शन जो है वहाँ का यूथ जो है वो हुर्रियत या सेपरेटिज्म की तरफ या कुछ मिलिटेंसी की तरफ या कुछ लोग जो है स्टोन पेल्टिंग बिला वजह की कर रहे हैं। इस इंसर्जेंसी को 28 साल हो चुके हैं, लोगों ने भी इसमें बहुत नुकसान उठाया है और जान माल का बहुत नुकसान हुआ है। तो लोगों में एक फ्रस्ट्रेशन भी है कि हमने इतना कुछ खोया है और हमें पाया कुछ नहीं है। और ये इसकी वजह है कि पॉलिटिकल वैक्यूम, हम पॉलिटिकल लड़ाई हार रहे हैं, हमने पॉलिटिकल कोई इनिशिएटिव नहीं लिया और एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट कर दिया है जम्मू और कश्मीर में, जिसकी वजह से लोग टेररिस्ट की तरफ जा रहे हैं। जी, आप कह रहे हैं कि मिलिट्री लड़ाई अब भले जीत ले लेकिन पॉलिटिकल लड़ाई हार रहे हैं और पॉलिटिकल वैक्यूम है। कुछ लोगों का मैं सवाल यहाँ पर लेना चाहूंगी, आपसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, आप पूछिए। हाँ। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि कांग्रेस के टाइम में अगर हम देखें तो कश्मीर में इतने इशू नहीं होते थे जैसे पत्थरबाजी सब, और आज के डेट में देखे भाजपा के सरकार में तो ये पत्थरबाजी ये सब बहुत ज़्यादा ही कुछ हो गई है, जिसके कारण मेरे इंडियन आर्मी को सफ़र करना पड़ रहा है। तो क्या मैं गवर्नमेंट को ब्लेम कर सकता हूँ कि नहीं? जैसा कि जनरल ने अभी कहा कि कश्मीर में एक जो वो आपने भी अभी कहा कि डिवाइडिंग लाइन है लोगों के बीच में और टेररिस्ट के बीच में, आप पहले ये देख लें कि इंटरनेशनल लीगल कन्वेंशंस जितने भी हैं कॉन्फ्लिक्ट जोन्स के रिलेटेड, उसमें टेररिस्ट की डेफिनेशंस क्या है, क्या लोगों को, क्योंकि वो तो वहीं से आ रहे हैं, आपकी डेफिनेशन अगर टेररिस्ट की वो है वो तो वहीं से आ रहा है, तो क्या उनको टेररिस्ट कहा जा सकता है? देखिए, अगर हम 2003 की बात लें, 2003 में हमने 2000 टेररिस्ट जो है एक साल में मारे थे जी। और मैं कहूंगा कि वो सबसे 2001 से लेकर 2003 जो सबसे मुश्किल समय था हमारे लिए। और उस टाइम के ऊपर प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी वहां गए और उन्होंने अपना नारा दिया कि कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत, जिसमें मोदी जी ने शामिल किया है भारतीयत। तो उसकी वजह से देखिए 2003 से सीज फायर हो गई और तकरीबन अमन शुरू हो गया। फिर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी इसको फॉलो अप किया। लेकिन हालात कब बिगड़ने शुरू हुए? हालात बिगड़ने शुरू हुए 2010 में, जबकि मच्छिल का फेक इनकाउंटर हुआ। मच्छिल फेक इनकाउंटर जहां पर कुछ सिविलियंस को ले जाकर सेना की, मतलब एक कहा गया कि सेना ने वहां पर उनको मार दिया, और उसकी वजह से जो प्रोटेस्ट हुए उसमें 110 कश्मीरी मारे गए। और वो प्रोटेस्ट जो मैं कहूंगा कि पहले प्रोटेस्ट थे, और ये प्रोटेस्ट कहेंगे ये उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी। तो मेरे हिसाब से ये कांग्रेस या बीजेपी या किसी की भी सरकार हो, ये हालात पर निर्भर है, ना कि सरकारों पर जी। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि 2003 से लेकर 2013 तक जो है एक पॉलिटिकल इनिशिएटिव कुछ ना कुछ चलता रहा। अभी जब से ये नई सरकार बनी है, अभी पॉलिटिकल इनिशिएटिव नहीं लिया गया है। हालांकि पीडीपी की सरकार है, लेकिन उसकी क्रेडिबिलिटी अभी बहुत कम है और वो पॉलिटिकल इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, लोगों से बात नहीं कर रहे हैं जी। और ये वजह है कि लोगों में आक्रोश है। बिल्कुल। और
अगर अभी भी पॉलिटिकल इनिशिएटिव लिया जाए, चाहे वो स्टेट की तरफ से चाहे सेंटर की तरफ, तो हो जाएगा। जी, जी। अभी दूसरा सवाल जो किया गया है कि टेररिस्ट की डेफिनेशन क्या है। देखिए, ये अक्सर कहा जाता है कि एक आदमी का टेररिस्ट है, दूसरी जगह फ्रीडम फाइटर है, लेकिन बात सारी ये है कि कश्मीर जो है और जम्मू और कश्मीर भारत का एक अटूट अंग है, एक हिस्सा है, और ये भारत से अलग नहीं हो सकता। और जिस मुल्क की डेमोक्रेसी स्ट्रांग है, सेना स्ट्रांग है, जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, उससे तो मैं कहूंगा कि कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो कश्मीर को हमसे अलग कर सकती है। वहाँ पे जो आम लोग हैं वो ऐसा लग रहा है कि अब सेना के साथ कम या सरकार के साथ कम, मिलिटेंट्स के साथ ज्यादा हैं। तभी आप देखते हैं कि एनकाउंटर्स होते हैं तो वहाँ फ्लैश मॉब्स आ जाता है अचानक से। उसमें हम माने कि पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का हाथ है और ग्रुप एसएमएसेस, व्हाट्सएप चले जाते हैं लोगों को एक जगह बुलाने के लिए, पर बावजूद इसके ये आप कैसे देखते हैं कि लोगों की हमदर्दी जो है, क्या वो मिलिटेंट्स के साथ ज़्यादा होती जा रही है कि स्कूल के बच्चे पत्थर उठा रहे हैं? क्या गैप कहाँ हो रहा है? हमेशा से एक साइलेंट मेजॉरिटी अभी भी होगी जो बातचीत, डायलॉग चाहती होगी और जो चाहती होगी कि चीज़ें काबू में हों, पर लेफ्टिनेंट जनरल कादियान, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इंसर्जेंसी के प्रॉब्लम बड़ी पेचीदा है। इसमें पॉलिटिकल एंगल है, सोशल है, साइकोलॉजिकल है, इकोनॉमिक है, मिलिट्री, सिक्योरिटी फोर्सेस सिर्फ उसको नियंत्रण में रख सकते हैं, उसका समाधान नहीं ढूंढ सकते। सिक्योरिटी फोर्सेस तो कर मिलिट्री प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आपने जो साइकोलॉजिकल इसकी बात की, मैं उसमें ललित आपको शामिल करना चाहती हूँ, और हमारे साथ कश्मीर से भी गेस्ट जुड़ रहे हैं, खालिद तुफैल जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। ललित, आप बताइएगा कि अब मैं अता हसनैन जो कि कश्मीर में रहे हैं, वो भी उनको पढ़ रही थी, उनका एक आर्टिकल, उन्होंने कहा कि स्टेबिलिटी को अगर हमको वैली में वापस लाना है तो सेना को भी काउंटर प्रोपेगेंडा, काउंटर नैरेटिव ढूंढना पड़ेगा इस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का, क्योंकि आप इसको कैसे काउंटर करें? ये एक तरह से जो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर चल रहा है, और ये बहुत बड़ा एंगल है, इसमें सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा एंगल आ गया है। मैं जनरल हसनैन, इज अ डिस्टिंग्विश्ड जनरल, 15 कोर को उन्होंने हेड किया। ही इज वेरी वेल कन्वर्सेंट विद द सिचुएशन इन कश्मीर एंड हैज बीन अ वेरी प्रोएक्टिव जनरल देयर। काफ़ी सारे उन्होंने वो सोशल इंटरेक्शन विद द लोकल्स के साथ उन्होंने वहाँ पे इनिशिएट किया था, और वो उनका जो व्याख्यान है इंसर्जेंसी का कश्मीर के आतंकवाद के ऊपर, वो एक बड़ा एकेडमिक और साइंटिफिक है। वो लिखते हैं, वो ही इज़ वन ऑफ द फ्यू जनरल्स, वो उसको हाइब्रिड वॉर डिक्लेयर कर चुके हैं, और उसको टैकल करने के लिए अक्सर वो उसका समाधान भी उसके बारे में काफ़ी लिखते रहते हैं। जो ये नैरेटिव है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कश्मीर का नैरेटिव क्या बना है? अभी मैं हम यहाँ स्टूडियो में बैठे हैं, ये जो इमेजेस है यहाँ पे, व्हाट डू यू सी? आप लोग ये देख रहे हैं, इससे ब्रूटलाइज कश्मीरी सोसाइटी। जी, मैं आपको बताऊं, कश्मीर ऐसा नहीं था। कश्मीर 80 के दशक तक कश्मीर में क्राइम रेट 0 था, लिटरली इट वाज 0। देयर वाज नो नॉट टू थिंक ऑफ, अभी जो आजकल बच्चे वहाँ पे क्लाशनिकोव और हैंड ग्रेनेड के साथ खेलते हैं, दिस वाज नॉट कश्मीर। व्हाट हैज कश्मीर कम डाउन टू दिस ब्रूटैलिटीज? दिस इज व्हाट द इस्लामिक टेररिज्म हैज ब्रॉट इन। जहां पे भी दुनिया में धर्म के नाम पे, और मैं एक चीज क्लेरिफाई करना चाहता हूं, व्हेन आई टॉक अबाउट इस्लाम, मेरे नैरेटिव में काफी आता है, तो मैं फेथ, उपासना के बारे में नहीं बोल रहा हूं। मैं आदर करता हूं, प्रणाम करता हूं हर किसी के फेथ का। मैं पॉलिटिकल इस्लाम की बात कर रहा हूं। और कश्मीर में जो हो रहा है, इससे शेयर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फंडामेंटल इंस्टिंक्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, और नैरेटिव अभी तक जो चलाया जा रहा है। वी नॉट टॉक अबाउट कश्मीर, व्हाई डोंट वी स्टार्ट अ नैरेटिव दैट हु आर दीस कश्मीरियंस हु आर फाइटिंग अ वॉर अगेंस्ट इंडिया? दे आर कश्मीरी मुस्लिम्स। कश्मीर की हिस्ट्री, मैं कश्मीरी हिंदू हूं, मेरा जो कैलेंडर है, आज का जो कैलेंडर है 5093 ईयर्स का मेरा लिविंग कैलेंडर है, मैं उसको यूज करता हूं। मैंने कभी, क्या आपने किसी कश्मीरी हिंदू को इस मुहिम में देखा? नहीं देखा। और जब आप कश्मीर की बात करते हैं, आप जम्मू की भी बात करें, आप लद्दाख की भी बात करें, क्या आपने लद्दाख में कभी ऐसी आवाज सुनी? नहीं। वो लोग तरस रहे हैं कि किसी तरह से आर्टिकल 370 से निकल जाए और हम दिल्ली के साथ हम यूनियन टेरिटरी बन जाए। जम्मू में मुसलमान और हिंदू लगभग बराबर हैं। आज तक हिंदुस्तान के खिलाफ एक नारा जम्मू में नहीं उठाए। डोगरे लोग वो हिंदुस्तान के साथ, वो भी आर्टिकल 37 से परेशान है, और वो लोग हिंदुस्तान का एक हिस्सा बनना चाहते हैं, एक स्टेट। इनफैक्ट एक मुहिम वहां चल पड़ी हुई है। कश्मीरी हिंदू कश्मीर में है, हमको वहां टारगेट किया। नो, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टॉकिंग द नैरेटिव। कश्मीरी हिंदुओं को वहां से क्यों निकाला गया? वहां पे
सिर्फ इसलिए क्योंकि वो भारतीयता का एक प्रतीक थे पूरे कश्मीर में। हर कश्मीरी हिंदू वहां पे चलता फिरता तिरंगा झंडा था।